जीवों में विविधता के अंतर्गत जो है अभी तक हम लोग देख रहे थे पादप जगत को, मुख्य रूप से पादप जगत को देख रहे थे, फिनोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स। उसके बाद हम लोग देखे थे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को अभी तक हम लोग देखे थे। लेकिन अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एनिमेलिया ग्रुप यानी जंतु जगत के अंतर्गत किन किन जीवों का अध्ययन किया जाता है, उस प्रकार के जीव जो है किस प्रकार अपना जो है पोषण कैसे करते हैं, स्वयं पोषी होते हैं कि परपोषी होते हैं, उसका ग्रुप कौन कौन सा होता है, इस सभी चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग आज अध्ययन करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो लगातार आप बने रहिए। लगातार हम देख रहे हैं कि किन किन जीवों का जो है कैसे पोषण होता है, कैसे प्रजनन होता है, कैसे इस वातावरण में, इस पर्यावरण में उसका जो है अनुकूलन कैसे होता है, उस अपना जीवन को, संतति को, प्रजनन को कैसे बनाए हुए रखता है। इन सभी बातों पर हम इसमें देखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं जंतु जगत यानी कि एनिमिलिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनिमिलिया। अब आरिच विटेकर साहब जो थे बांटे थे ना 5 जगत में, याद है ना? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फंजाई, उसके बाद प्लांटी, उसके बाद एनिमिलिया, यही ना था 5 जगत, याद है ना? तो उसमें हम लोग पादप जगत तो लास्ट अभी तुम लोग पढ़ लिया है, मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, ठीक है, ये सब पढ़ लिया है, और पादप भी पढ़ लिया, ठीक ना? और उसके बाद जो है आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? एनिमिलिया यानी जंतु जगत को पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? जंतु जगत को। तो चलिए हम लोग देखते हैं जंतु जगत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या विशेषता है उसको पढ़िए। ये बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। बहुकोशिकीय कहने का मतलब कोशिका जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशिका जो है एक ठो जो है सरल कोशिका का बना होता है, कुछ जीव का शरीर जो है सरल कोशिका का बना होता है, और कुछ जीव का शरीर जो है बहुकोशिका का बना होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय होता है। जैसे कि बहुकोशिकीय में हम लोग का मानव का शरीर जो था बहुकोशिका का मतलब होता है कि बहुत प्रकार के कोशिकाओं को मिलकर एक शरीर की ढांचा का निर्माण किया गया था। ठीक ना, उसी को ना बहुकोशिकीय बोलते थे। जैसे कि हमारा शरीर में जो है बहुत सारा तंत्र है, और तंत्र कौन कौन है और सबका भाग है। जैसे कि ये शरीर है पूरा, क्या है, एक समझो ना कि एक शरीर है, ठीक है, और इसमें अलग अलग विभाग है। क्या है? अलग विभाग है। ये जो दिमाग है ना, दिमाग है उसका काम अलग है, हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, पेट के अंदर का काम अलग है ना? जैसे कि उदाहरण के रूप में हम बता दे रहे हैं तंत्रिका तंत्र। तुम लोग यहाँ देखा था कि तंत्रिका तंत्र शरीर के पिछले वाले भाग में होता है। उस संचार को, सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। नेक्स्ट काम करो, उसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट काम क्या है तुम्हारा। बढ़िया से बैठ के जल्दी भागे बना लिए, तो उसमें क्या है, उसमें लिखा हुआ है ना क्या काम करना है उसके बाद। हाँ, तो बैठ के पीछे रिवीजन कीजिए। डिक्टेशन पहले लिखल फिर वर्ड मीनिंग है सर। डिक्टेशन अच्छा, तो वर्ड मीनिंग पहले कीजिए। तो मतलब समाता है। तो क्या बोल रहे थे? हाँ, तो तंत्रिका तंत्र जो था, तंत्रिका तंत्र शरीर के जो है पिछले हिस्से में होता है। उसका जितना कोशिका होता है, उसका कोशिका अलग है, उत्तक उसका सभी कोशिकाओं को मिलाकर उत्तक कहेंगे, तो उसका अलग है। उसके बाद परिसंचरण तंत्र, जो हार्ट से रिलेटेड जितना सारा नसें हैं, चाहे हार्ट है यहाँ पे, उसका काम अलग है, रक्त को परिसंचरण करना। 120 से उसको जो है फोर्स से क्या करेगा, पंप करेगा, और 180 से 120/80, तो 120 से पंप करता है, 80 से हमारे शरीर में जो है ब्लड जो है लौट कर आता है, और फिर उसको प्योरीफाई करता है। तो ये चीज़ें चलते रहते हैं, यानी कि परिसंचरण तंत्र अलग है। उसके बाद डाइजेशन सिस्टम का में जो कोशिका लगा हुआ है ना, जो भोजन को पचाने में, उसका अलग है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब चीज़ों का अलग अलग परिसंचरण तंत्र, यानी कि बहुकोशिकीय, मैंने बहुत सारा कोशिका मिलकर हमारा एक शरीर का निर्माण किया हुआ है। तो बहुकोशिकीय होता है और यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक में हम पढ़ाए थे कोशिका 2 प्रकार का होता था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक होता था। ठीक है, केंद्रक होता था, कोशिका भित्ति होता था, बहुत सारा चीज़ें जितना कोशिका के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे ना कि कोशिका के अंतर्गत क्या क्या होता था। राइबोसोम होता था, गोल्जिकाय होता था, है ना, अंतःप्रौद्योगिक जालिका होता था, खुरदरी अंतःप्रौद्योगिक जालिका होता था। उसके बाद जालिका तंतु होता था, न्यूक्लियस होता था, न्यूक्लियस द्रव होता था,
है ना, ये सब चीज़ होता था। लेकिन कुछ ऐसे कुछ कोशिका हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक, उसमें जो है कोशिका केंद्रक नहीं होता था, ठीक है, पूर्ण केंद्रक नहीं होता। लेकिन जब जंतु जगत की बात करते हैं तो जंतु जगत में विकसित कोशिका होता है, क्योंकि बहुत जटिल है ना कोशिका, तो इसमें विकसित कोशिका होता है। और इसका कोशिका जो है यूकैरियोटिक कोशिका, बहुकोशिकीय के साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिका होता है। इतना बात समझ में आ जाना चाहिए, इसमें दिक्कत यहाँ तक हमको लगता है कि नहीं हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हम जान चुके हैं कि यूकैरियोटिक ऐसे प्राणी कहलाते हैं जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली से घिरे कोशिकांग पाई जाती है। अभी ये बात के हम अभी बोले हैं, चर्चा की है पहले ही, है ना। केंद्रक झिल्ली होगा और कोशिकांग होगा, मतलब कोशिका के अंदर जितना सारा अंग होता है ना वो सब पाया जाता है जंतु जगत वाले कोशिका में। जंतु जगत वाले जो कोशिका है उसमें सब पाया जाता है। आगे पढ़िए, अब चलो वर्ड मीनिंग रिवीजन करके जो है ना बुक रीडिंग कीजिए, तब लास्ट में डिक्टेशन लिखवाएंगे। बैठिए मत, बात नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़िए। जंतु जो है परपोषी या विषमपोषी होता है। जंतु क्या होता है? परपोषी। अब परपोषी के मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? परपोषी के मतलब बताओ। परपोषी या स्वपोषी के मतलब कोई बताओ। परपोषी जो खुद अपना भोजन बनाता है, जैसे कि सन से सनलाइट को ऑब्जर्व करके अपना भोजन बनाना। परपोषी जो दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे कि उदाहरण, जैसे कौन? जैसे कि हम मानव। हाँ, मानव दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। हाँ, तो हम लोग कहाँ दूसरे, हम लोग अपना खाना तो अपने कुकर से बना ही लेते हैं। लेकिन वो तैयार प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं ले पाते। प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं ले पाते। मुख्य बात यह है कि वो खाना हम लोग पकाते हैं, बनाते नहीं हैं, है ना। जो गैस पर कुकर से जब भी है बनाते हैं हम लोग, वो खाना पकाना हुआ, बनाना नहीं हुआ। खाना बनाने का मतलब हुआ कि नया चीज़ों को उत्पन्न करना। नया चीज़ों को क्या करना? उत्पन्न करना। ये लड़का शुरू कर दिया घाव गेज। तुमको पिटाई चाहिए क्या? तो जो पेड़ पौधा जब उत्पन्न होता है ना, तो वो अनाज को क्या करता है? उत्पन्न करता है। एक बीज डालते हैं तो उसमें मिट्टी के पोषण लेकर उत्पन्न करता है, बनाता है जो है, ठीक है। लेकिन वो अपना भोजन खुद बना लेता है। तो हम इतना समझ में आ गया ना, स्वपोषी परपोषी। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल अनुपस्थित रहने के कारण जंतु अपने भोज्य का संश्लेषण स्वयं नहीं करता है, बल्कि भोजन के लिए अन्य जीवों, पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर रहता है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का संचय से ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। संचय ग्लाइकोजन के रूप में करता है। इसमें वही बात लिखा हुआ है जो बात हम अभी बोल रहे थे, ठीक है। जो इसमें हम लोग, इसलिए हम लोग अपना खाना नहीं बनाते हैं क्योंकि हम लोगों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। नहीं तो पता चलता है कि हम लोगों के माथा पर, सर पर क्लोरोफिल है हरा हरा, तो हम लोग भी सर जब धूपा में चलते तो हमारा जो है ना शरीर लगता भोजन बनाने अपने आप, है ना। तो पता चलता है कि खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक धूपा में निकले वो चार्ज हो गए, है ना। सोलर सिस्टम कैसे रहता है? धूपा में रख दो तो चार्ज हो जाता है। वैसे ही आदमी को अगर भूख लगा हुआ है, लग रहा है कि उसको एनर्जी कम है, हाँ, अगर क्लोरोफिल होता तब, तो क्लोरोफिल होता तो ऐसे ले जाकर उसको इसको मान लो कि बूढ़ा मतलब सो रहा है, तो उसका खटिया ले जाकर धूपा में रख दो, ठीक ना। पता चलेगा कि 5-10 एक घंटा के बाद टनाटन हो गया, ठीक ना, क्लोरोफिल लेकर। बात समझ में आया? लेकिन वैसा तो है नहीं, है ना। भोजन तो हम लोगों को अलग डिपेंडेंट रहना पड़ता है किसी न किसी चीज़ पर, या तो पौधा पर रहना पड़ता है या नहीं तो जीव जंतु पर रहना पड़ता है ना। जीव जंतु, समझ रहे हो ना, जीव जंतु। जैसे दूध जो है, इधर उधर के दिमाग मत लगाइए। दूध जो है जानवर से ही ना हमको लेते हैं, मीन्स मीट भी जो है जानवर से ही लेते हैं। ये सब जो है जानवर से जो है हम लोग लेते हैं। इतना बात समझ में आ गया? अच्छा, जो खाना इसमें लिखे हुए है कि जो खाना हम आवश्यकता से ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो उसका ऊर्जा निकलता है। तो ऊर्जा किस रूप में होता है? कैलोरी के रूप में निकलता है, कैलोरी के रूप में। जैसे कि कैलोरी के मतलब हो गया कि जैसे जो आदमी हार्ड वर्क काम करता है, तो देखते हो ज़्यादा भूख उसको लगता है, ज़्यादा उसको लगता है कि मतलब हमको ज़्यादा खाना चाहिए, पौष्टिक ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसको कैलोरी ज़्यादा लग रहा है। मतलब जो खाना खा रहे हैं ना, उसको ऊर्जा ज़्यादा लगाना पड़ रहा है।
है ना। और जो आदमी दिन भर सोए रहता है वो खाना कम बेसी भी खाता है तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊर्जा के मुख्य बात है ऊर्जा का, ठीक है। तो जब हम खाना खाते हैं आवश्यकता से ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो हमारा शरीर जो है ग्लाइकोजन के रूप में उस सब खाना को संचय करके रखता है, मतलब बचा कर रखता है। बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया। और वो 3-4 दिन भूखले रहने पर जो महिला लोग जितना छठ बड़ा मतलब कुछ पर्व त्यौहार 2 दिन 3 दिन भूखले रह जाती है, वो सब बचा के रखले हुए रहता है और काम चलाते रहता है तब तक, ठीक है। कि ठीक है नहीं खाओगे तो इन्हें तो हम देख ही रहे हैं, ठीक ना। देखिए वही 10 दिन भूखले रह गया तो जब उन्हें से ख़त्म हो गया तब पता चलेगा कि जा टाइम बढ़ गया, है ना। बात समझना। तो हाँ 10 दिन नहीं रहता है और उसमें वही काम चलाते रहता है तब तक। इतना बात समझ में आ गया? आगे बढ़िए। इनके शरीर द्विस्तरीय एवं डिप्लोब्लास्टिक अथवा त्रिस्तरीय या ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है ना। इसका जो शरीर जो है द्विस्तरीय भी होता है और त्रिस्तरीय भी होता है। जंतु जगत का ही बात कर रहा है, ठीक है। जंतु का शरीर इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या क्या चीज़ें। अभी जंतु जगत में जो है बहुत सारा चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है और बहुत सारे ग्रुप है, सभी ग्रुपों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।